गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 6 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहे हैं। इसके मैंने 2 वीडियोस आप लोगों के पास पहले ही पहुंचा दिए हैं। अभी आप लोगों की तीसरी वीडियो बनेगी जिसमें आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा देखो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। हमें ये जो आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा यूएनओ है, इसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, इसकी विभिन्न एजेंसियां कौन कौन सी हैं, आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई थी। जिसमें अंग में जो फर्स्ट आप लोगों का अंग हमने महासभा पढ़ा था। इस चैप्टर में आप लोग एक महासभा के बारे में ज्यादा पढ़ोगे और दूसरा आपका सुरक्षा परिषद के बारे में ज्यादा पढ़ोगे। अब जो महासभा, इसमें आप लोगों की 2 बातें आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी कि महासभा के महासचिवों की डिटेल देनी होगी हमें। आज तक हमारे पूरे विश्व में महासचिव 9 चुने गए हैं। ठीक है, 9 की मैंने आप लोगों को अलग अलग नाम के साथ, देश के साथ इनका कार्यकाल आप लोगों को पहले ही दे दिया है। इसके अलावा ये बेहद जरूरी है कि हम लोगों का जो महासभा का महासचिव है, 9वां महासचिव है, ये आपका 9वां महासचिव आप लोगों का पुर्तगाल का है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आजकल। ये पुर्तगाल का है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, जो दिए थे आप लोगों को नोट्स उसमें भी डाला हुआ है। ठीक है, यानी इसके 9 के 9 महासचिवों के आपको नाम याद करने हैं और उसके साथ साथ जो 9th पुर्तगाल का एंटोनियो गुटेरेस है, इसके बारे में सारी डिटेल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आता है कि शीत युद्ध के बाद यूएनओ में कौन कौन से सुधार हुए। ठीक है, शीत युद्ध के बाद यूएनओ में सुधार की मांग शुरू हो चुकी थी बेटा। शीत युद्ध के बाद शब्द का इस्तेमाल कर रखा है, यानी कि 1991 के बाद। 1991 के बाद यूएनओ में बहुत सारे सुधारों की मांग हुई, जिसमें एक तो था तुम्हारा प्रक्रिया और ढांचे में सुधार और दूसरा था न्यायाधिकार में सुधार। जो प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार की बातें करता है, यानी प्रक्रिया यानी उसके काम काज में, उसका ढांचा यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में क्या क्या सुधारों की मांग करी गई थी। लेकिन बात यह उठती है कि इन सुधारों की मांग उठी ही क्यों थी। इनकी सुधारों की मांग उठने का सिलसिला शुरू हुआ 1992 में आने वाली शिकायतों के बाद। क्यों? क्योंकि 1992 में यूएनओ के लिए शिकायतें आनी शुरू हो गई थी कि ये पूरे विश्व में जितने भाई इसके, अगर आज की बात करें, जैसे पहले भी बताया था हम लोगों ने कि यूएनओ में जो सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है, लेकिन आज भी हम सुरक्षा परिषद में केवल 5 स्थायी और 10 अस्थायी ही राज्यों के बारे में या देशों के बारे में बात करते हैं। तो जो ये 15 में से भी 5 जो स्थायी हैं वो तो लिमिटेड है, उसको तो साइड में निकाल दो, बचे 10 पूरे 193 देशों की नुमाइंदगी नहीं कर पाते, राजनीतिक नुमाइंदगी नहीं हो पाती। इसकी शिकायतों में सबसे बड़ी शिकायत थी ये। दूसरी शिकायत थी कि जो भी फैसले यहाँ लिए जाते हैं, जितने भी यूएनओ में बैठकें होती हैं, जितने भी मीटिंग होती हैं, उन मीटिंग में कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं जाती जिसमें पश्चिमी देशों का या फिर विकसित देशों का प्रभाव देखने को ना मिला है। ठीक है, इसलिए ये शिकायत करी गई है कि भाई कुछ ऐसी बनावट में, इसके कुछ कार्यों में कुछ ऐसी इस तरीके का सुधार आ जाए जिससे कि और जो आप लोगों के मेंबर्स हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले और उनको भी लगे कि ये यूएनओ इन सब के लिए बनी हुई है, या फिर इनका भी बराबर का प्रतिनिधित्व तो आ जाए। क्योंकि इसके शिकायतों में 3rd शिकायत यही है कि इनमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो विकसित देश हैं इनके कम ज्यादा सुनी जाती है और जो विकासशील देश हैं इनके कम सुनी जाती है। ठीक है, इसके बाद भाई जब ये शिकायतें तीनों आप लोगों की आ चुकी थी तो 1997 में जो कोफी अन्नान ये महासचिव थे आप लोगों के, उस वक्त 1997 में महासभा के महासचिव थे कोफी अन्नान। इसने कुछ 6 शर्तें डाली कि हम लोगों को इसके ढांचे में सुधार करना पड़ेगा। ढांचे में सुधार के लिए ये 6 आप लोगों की शर्तें अगर हम लोग मान लें, अगर 6 शर्तों को मान लिया जाए तो विभिन्न देश स्थायी और अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्मित हो जाएंगे। जैसे कि भाई इसने जो भी हमारे यहाँ सुझाव दिए थे उसमें जनसंख्या की दृष्टि से वो देश बड़ा हो, लोकतांत्रिक ढांचा लेके हो, उसमें इतनी सारी विभिन्नताएं हो जो विश्व की विभिन्नता को
का नेतृत्व तो आसानी से कर सके, या फिर उसके पास बहुत बड़ी सैन्य क्षमता हो, या फिर उसके अंदर इतनी विविधता हो कि पूरे विश्व की विविधता को संभालने योग्य एक्सपीरियंस उसके पास हो। इन्हीं आपकी 6 सुझावों को लेकर हमेशा भारत भी कहता रहा है कि मैं स्थायी सदस्य बनने के लिए रेडी हूं। क्यों? क्योंकि भारत ये 6 की 6 शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल चलो वो तो भारत की बात है, बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है इसके ढांचे में, इसकी प्रक्रिया में सुधार के लिए बात होती है जब स्थायी और अस्थायी सदस्यों में बढ़ोतरी की मांग लगातार उठती रहती है। जो ये स्थायी और अस्थायी सदस्यों की बढ़ोतरी की मांग की बातें करी जा रही है बेटा, इसमें वाकई में जो ये मांग की जा रही है वो न्यायिक है। क्यों? क्योंकि 1945 में बनाई, तब से लेकर आज तक इसमें 5 ही स्थायी सदस्य हैं। विभिन्न देशों का मानना है कि इन 5 के अलावा और देशों को भी इसमें आने का मौका मिले, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। दूसरा अस्थायी सदस्य है भाई, अस्थायी सदस्य जहां पर 193 देश महासभा में हैं, वहां पर केवल 10 देशों के प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। केवल 10 जो आप लोगों के प्रतिनिधि होंगे वही अगले आने वाले 2 साल के लिए काम करेंगे, क्योंकि बेटा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 साल के लिए होता है। 2 साल तक अस्थायी सदस्य अपने पद पर काम करता है, 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होता है उनके लिए, लेकिन उस वक्त वो मेंबर दोबारा से इलेक्शन में नहीं उठ सकते जो आप लोगों के उस वक्त अस्थायी सदस्यता में शामिल थे। हाँ, 1 साल के बाद वो दोबारा से फिर अस्थायी सदस्य के लिए नामांकन भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगातार बढ़ोतरी की मांग की जा रही है स्थायी और अस्थायी सदस्यों की, ये बिल्कुल लाजमी है बेटा। क्योंकि अगर पहले की बात की जाए तो 1965 से पहले तक जो इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बात थी वो 5 ही थी, लेकिन जो आपके अस्थायी सदस्य थे केवल और केवल 6 थे 65 तक, 1965 तक। ठीक है, लेकिन 1965 के बाद इनके सदस्यों में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी गई, वो 6 से 10 बना दिए गए बस। उसके बाद से लेकर आज तक कभी कोई भी बदलाव इसके स्ट्रक्चर में नहीं आया, इसके ढांचे में कोई सुधार इसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जब प्रक्रिया और ढांचे में सुधार की बात आती है तो विभिन्न देशों का यह भी मानना है कि जो विटोधारी देश है, निषेधाधिकार जिन देशों को मिला हुआ, निषेधाधिकार किन्हें मिला हुआ है? जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है, इन 5 को विटो पावर भी मिली हुई है जो उनको और ज्यादा ताकतवर बना देती है। अब सभी देशों का मानना है कि निषेधाधिकार समाप्त कर दो, सभी इक्वल हो जाएंगे। यानी हम लोगों का बार बार का ये कहने का जो शिकायतें करते आ रहे कि भाई समान प्रतिनिधित्व नहीं है, इन देशों की ज्यादा सुनी जाती है, हमारी कम सुनी जाती है, तो कहते हैं विटो पावर खत्म करो, विटो पावर खत्म हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर लेकिन इस बात के 2 पहलू हैं बेटा। पहली बात तो ये कि निषेधाधिकारों की समाप्ति कर दो। निषेधाधिकार को हम लोग समाप्त कर देते हैं। निषेधाधिकार को अगर हम लोगों ने समाप्त कर दिया तो जो 5 स्थायी देश है उनमें और जो 10 अस्थायी देश है इनके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, और जब इनके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, जो अपने आप को पावरफुल समझा करते आज तक वो विश्व की विभिन्न विकट परिस्थितियों में आगे आकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनसे विशेषाधिकार ले लेंगे, विटो पावर उनसे वापस ले लेंगे, तो भाई लाजमी है, ये तो हम लोगों की आप लोगों की सबका विचार है कि फिर वो बेवकूफ है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रॉब्लम में अपना हाथ डालेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपने लोगों को खाम खा मरवाएंगे। क्यों मरवाएंगे? क्योंकि सब इक्वल हो गया, अब उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है, वो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस चीज को। इसीलिए उनका इंटरेस्ट कम ना हो, क्योंकि उनको अभी हमारे वर्ल्ड को, हमारे विश्व को अभी उन देशों की जरूरत है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते कि निषेधाधिकारों की समाप्ति कर दी जाए, क्योंकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक बेटा दोनों ही पहलू पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके प्रक्रिया ढांचे में सुधार की बात आई। अब यहाँ आ जाओ, ये है न्यायाधिकार में सुधार। न्यायाधिकार यानी यूएनओ को किस तरीके से ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके, न्यायपूर्ण बनाया जा सके, ऐसा बनाए जिसे पूरे वर्ल्ड का
भला हो। इसके लिए 1985 में, इसके लिए सॉरी बेटा, इसके लिए 2005 में इसकी यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, यानी 60वीं वर्षगांठ थी, 60वीं सालगिरह थी। उस वक्त इनकी यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में काफी कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे जिससे यूएनओ को और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा मानवाधिकारों में काम करने योग्य बनाया जाए। इसके लिए कुछ ये पोर्शन आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इन सारी चीजों का यहाँ निर्माण कराया गया था, जैसे कि शांति संस्थापक आयोग का निर्माण किया गया, लोकतांत्रिक कोष बनाया गया। लोकतांत्रिक कोष इसीलिए बनाया गया ताकि वर्ल्ड में जिन देशों में अभी भी लोकतंत्र नहीं है वहां पर लोकतंत्र को कायम करवाया जा सके, या फिर विभिन्न देशों के नागरिकों को विभिन्न तरह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। और ये मुक्ति किस तरीके की, अगर कोई देश हाथ खड़े कर दे, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं अपने लोगों की नहीं कर सकता हूं सुरक्षा, मुझे तो इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों की जरूरत है, तब जब कोई भी देश ये बात डिक्लेयर कर दे तो यूएनओ का पहला उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि वो उस देश के नागरिकों की जाकर रक्षा करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, यानी कि जो टाइम पीरियड इन लोगों ने बांध रखा है कि 2020 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, या उससे आने वाले 100 साल में हम यहां तक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, इतना डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा, इतना वर्ल्ड का हो जाएगा, वर्ल्ड का कोई देश निरक्षर नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, सबको 2 टाइम की रोटी बहुत बढ़िया से खाएंगे, गरीबी पूरी तरीके से विश्व में से मिट जाएगी। उसके लिए आप लोगों का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को रखा गया। और हर एक रूप में, हर एक रीति में आतंकवाद की निंदा करी इन्होंने कि आतंकवाद को किसी भी रूप में मान्य कभी नहीं माना जाएगा। जब जब आतंकवाद की बात उठेगी, जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं सब एक साथ मिलकर लोग आपके आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। और लास्ट हो गया भाई न्यायशीता परिषद की समाप्ति। न्यायशीता परिषद, याद होगा आप लोगों को कि यूएनओ का, ये आप लोगों का एक अंग है न्यायशीता परिषद। इसको 1945 में बनाया गया। इसको बनाने का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसको बनाने का मेन लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ जो भी औपनिवेशिक देश आजाद हुए थे। औपनिवेशिक देश कौन से? जो ब्रिटेन के, फ्रांस के, अमेरिका के, जर्मनी के, इटली के, जापान के, पता नहीं कितने ताकतवर देशों ने जिन गरीब, जिन छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बना रखा था, उनकी अर्थव्यवस्था को निचोड़ के रख दिया। वो जो देश आजाद हुए, जब वे औपनिवेशिक शक्तियों से आजाद हुए तो बहुत बुरे हालातों में थे। बहुत बुरे हालातों में मीन्स ना तो उनके पास खाना था, ना उनके पास नौकरी थी, बहुत बदहाली में थे। ऐसे में न्यायशीता परिषद का निर्माण किया गया यूएनओ के माध्यम से। और इस न्यायशीता परिषद का काम ही ये था कि ऐसे ऐसे गरीब देशों के विकास के लिए वो काम करेगी। ठीक है, लेकिन अब 2005 ये डिक्लेयर तो 1994 में ही हो गया था, जब पलाऊ स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद से ये डिक्लेयर कर दिया गया था भाई न्यायशीता परिषद को समाप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन 2005 में ये बिल्कुल ही डिसाइड हो गया था, सभी ने सिग्नेचर कर दिया कि न्यायशीता परिषद की अब जरूरत नहीं है। अब कोई इतना गरीब देश नहीं है, अब कोई इतना भूखमरी वाला देश नहीं है, बेरोजगार देश नहीं है जिसके लिए न्यायशीता परिषद को रखा जाए। इसीलिए न्यायशीता परिषद की समाप्ति की बात रखी गई। ठीक है, ये आप लोगों को पर्टिकुलर पूरा का पूरा बेटा समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आता है भारत का संदर्भ यूएनओ के मामले में। ठीक है, आपका जो भारत है, ये भारत हमेशा पहले भी बताया था, ओहो यूएनओ का भक्त है पूरा, यूएनओ यूएनओ यूएनओ, जो भी होता है वो सब कुछ भारत का यूएनओ में ही होता है। याद होगा आप लोगों को, जब कुलभूषण जाधव की बात आई, हम दौड़े दौड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास गए। ठीक है, अब अगर को जैसे आप लोगों की महामारी बहुत बुरे हालातों में फैली हुई है, कोरोना, ठीक है, जिसके वजह से हम भी, आप भी, सभी घरों में बैठे हुए हैं, इसके संदर्भ में भी भारत की भूमिका तुम लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी अगर न्यूज के साथ टच में होगे तो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी हमारी मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली
जो दवाइयां हैं भारत विभिन्न देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी भी जरूरत है, उसको वो भारत से मंगा रहे हैं, भारत दे रहा है और उससे इलाज चल रहा है। और यही कारण है कि भारत में बचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और देशों के मुकाबले भारत की स्थिति ज्यादा बड़ी है। ठीक है बेटा, चलो ये तो बात हुई तो हमारी वर्तमान की। अब हम आ जाते हैं यहाँ भारत यूएनओ में क्या है, कैसे करता है, कितना नहीं करता और कितना वो करने के लायक है। देखिए बेटा, भारत हमेशा ये कहता है कि मैं स्थायी सदस्य बनने के लायक हूं, और जो ये कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि जो 1997 में कोफी अन्नान ने जो 6 सुझाव दिए थे उन सब के लिए भारत एग्री है, संपूर्ण लेवल पे करता है कि भाई मैं तो स्थायी सदस्य बनने के लायक हूं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ जाती है कि कोफी अन्नान ने वो सुझाव दे तो दिए, लेकिन उनकी कोई सीमाएं नहीं बांधी, और जब सीमाएं नहीं बंधी तो भारत की सीमा तक जाकर ये कहे कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ाओ, कितना बड़ा भाई, हम तो 135 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, या फिर ये कहता है कि इतना बड़ा लोकतंत्र हो, तो कहेगा भारत अरे भाई कितना बड़ा लोकतंत्र हो कि सीमा तो बना दे कि मैं उस सीमा को क्रॉस कर जाऊं और मैं स्थायी सदस्य बनने के लायक हो जाऊं। ठीक है, चलो छोड़ो इन चीजों को भी। यानी कोफी अन्नान ने दिए तो थे सुझाव, लेकिन उनकी कोई सीमाएं नहीं दी। उन सुझाव के अनुसार भारत स्थायी सदस्य बनने के लायक है। ठीक है, लेकिन जब भारत के स्थायी सदस्य बनने की बात हो जाती है तो भाई इधर के उधर के पता नहीं कितने देशों के पेट में दर्द हो जाता है। सबसे पहले हमारा चाइना आता है, वो चाइना सबसे पहले उछल के बैठता है कि भाई ना, भारत नहीं बनना चाहिए, भारत स्थायी सदस्य बन जाएगा तो एशिया में एक देश और आ जाएगा जो उसकी टक्कर का बन जाएगा। इसलिए बहुत सारे काम देखे होंगे, केवल ये नहीं बेटा, और भी काम देखे आप लोगों ने कि चाइना हमेशा विरोध करता ही रहा है, और उसका ये कहना है कि भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब है। भाई ये तो जग जाहिर, हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब है। चाइना ये कहता है कि इन रिलेशंस के कारण ये स्थायी सदस्य के रूप में प्रभावी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक ये अपनी और पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं संभाल पाया, तो अगर वर्ल्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कैसे संभालेगा। ठीक है, चलो जहां तक कह रहा है वो बात भी हम लोग थोड़ी मान लेते हैं, लेकिन एक बात और है भाई तुम्हारी कि अगर हम लोगों को भारत स्थायी सदस्यता में शामिल करना पड़ेगा तो ब्राजील, जापान, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, इन देशों को भी शामिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने सुझाव दिया कि बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। भारत है, भारत लगातार आर्थिक लेवल पे बढ़ोतरी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सभी को मालूम है खूब बढ़िया से बढ़ोतरी चल रही है, लेकिन अकेला भारत बढ़ोतरी नहीं कर रहा। जिन 4 देशों के नाम मैंने अभी गिनवाए, जैसे ब्राजील गिनवाया, जापान गिनवाया, जर्मनी गिनवाया, दक्षिण अफ्रीका गिनवाया, ये सारे के सारे देशों की अर्थव्यवस्था खूब बड़ी है। तो भारत स्थायी सदस्य बनेगा तो भाई इनको भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब पता नहीं हमारा यूएनओ या सुरक्षा परिषद इस हालात में है या नहीं है कि वो भारत के साथ इन चारों को भी शामिल कर ले। ठीक है, तो अब ये बात प्रॉब्लम की ही बनी हुई है, इसीलिए स्थायी सदस्यता बढ़ नहीं रही है। एक लास्ट बात और कि जो आप लोगों के जब भी महाद्वीपों की बात आती है, भाई एशिया महाद्वीप से चाइना चला गया, यूरोप से ब्रिटेन और फ्रांस चला गया, आपके उत्तरी अमेरिका से यूरोप भी चला गया। ठीक है, और आपका जो एशिया और यूरोप का जो भाई संगम हमारा रशिया, वो भी आप लोगों का इसका स्थायी सदस्य बन गया। रह गया कौन? दक्षिणी अफ्रीका पूरा रह गया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूरा रह गया, ऑस्ट्रेलिया रह गया। अगर हमें स्थायी सदस्यों की बढ़ानी भी पड़े तो सबसे पहले महाद्वीपों का वेटेज देखा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से एक भी नहीं है, इसलिए वहां से जो देश होगा उसको पहले स्थायी सदस्य बनाएंगे, या फिर दक्षिणी अमेरिका से एक भी देश नहीं है तो उसको स्थायी सदस्य पहले बनाएंगे। तो भाई ये बात तो मानने लायक भी है। तो भारत स्थायी सदस्य बनना जरूर चाहता है, भारत में वो सारी काबिलियत है जो उसको स्थायी सदस्य बनाने में सहयोग भी करेगी, लेकिन बात यहाँ क्या अटक जाती है कि भारत ही भारत नहीं, इसके साथ और बहुत सारे देश और बहुत सारी कंडीशंस है जिसके कारण इसको स्थायी सदस्यता में भी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब लास्ट आता है बेटा आप लोगों का एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ। एक ध्रुवीय यानी वर्ल्ड में
एक महापावर का होना एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि वो अमेरिका है। आज तक अमेरिका है, आने वाले टाइम पे कितना रहेगा वो पता नहीं, क्योंकि कोरोना ने हालात खराब कर रखे अमेरिका की। ठीक है, चलो जो भी है, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ, इस यूएनओ में जो तुम्हारा अमेरिका है, जो अमेरिका है, ये वाकई में बेशक इसके साथ मिलकर काम करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अमेरिका ज्यादा प्रभावी पड़ता है यूएनओ से। अब हंसी वाली बात है भाई, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जो पूरे विश्व के लिए, और उसमें एक अमेरिका जो अपने आप को महापावर कहता है, उस महापावर पर लगाम नहीं लगा पाता। इसके कुछ रीजंस हैं। रीजन क्या? यूएनओ की जो बिल्डिंग है, कार्यालय है, वो सारा अमेरिका की धरती पे है। दूसरा, इसमें कर्मचारी जो काम करते हैं वो ज्यादातर अमेरिका के हैं। या फिर आपका थर्ड पोर्शन अगर मैं कहूं तो जो यूएनओ में योगदान करते हैं या अनुदान देते हैं, उसमें अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो भाई जिसका ज्यादा योगदान होगा उसकी तो सुनी भी ज्यादा जाएगी। और यही कारण है कि आप लोगों का जो अमेरिका है वो यूएनओ उस पर लगाम नहीं लगा पाता है। एक हद तक तो लगाता है जहां तक अमेरिका परमिशन देता है, क्योंकि अमेरिका को जब अपना उल्लू सीधा करना होता है तो वो जरूर यूएनओ के पास पहुंचता है। लेकिन जब जब अमेरिका को अपनी पावर दिखाने का मौका मिला, हमेशा उसने दिखाई है। आप लोगों ने प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो जॉर्ज बुश था उसने एक नए विश्व की शुरुआत की बात कह दी थी 1990 में। ठीक है, चलो वो तो कह दो कि यूएनओ के परमिशन की वजह से हुआ, लेकिन जो 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ उसके लिए तो यूएनओ ने मना कर दी थी। उसके बावजूद भी अमेरिका ने आक्रमण किया इराक पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूएनओ का दबाव नहीं मानता, अपनी ज्यादा चलाता है। ठीक है, लेकिन भाई कुछ भी हो, कहीं ना कहीं जाकर अमेरिका कुछ हद तक अपने ऊपर इसके लगाम रखता है। कुछ हद तक वो अपने आप को यूएनओ के साथ काम करने के लिए एग्री करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पूरे विश्व का सहयोग चाहिए। जैसे आप लोगों को बताया था कि महासभा में साल में एक मीटिंग जरूर होती है, और वो सितंबर के सेकेंड वीक में होती है। और सेकेंड वीक में संभावना हो तो होगी वो सितंबर में ही, चाहे थर्ड वीक में हो जाए चाहे फोर्थ में हो जाए, लेकिन उसका टाइम पीरियड सितंबर की सेकेंड वीक का ही रखा हुआ है। ठीक है, अब सारे देश के हेड बिना अमेरिका के ज्यादा काम किए, और वो सारे के सारे हेड आकर अमेरिका बैठ रहे हैं, तो अमेरिका को अपना पक्ष रखने का ज्यादा बड़ा मंच मिल जाता है। अमेरिका को अपनी बातें दुनिया से मनवाने का मौका ये यूएनओ प्रदान कर देता है। इसीलिए कुछ हद तक ये यूएनओ की मान लेता है। ठीक है, लेकिन भाई जिस तरीके से आज हमारे विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है, पारस्परिक यानी दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, या विभिन्न देशों का आपस में जो निर्भरता है, निर्भरता यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, जो पारस्परिक निर्भरता ये लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वैश्वीकरण बढ़ रहा है। बिना वैश्वीकरण के इतने सारे देशों का आपस में लिंक होना इम्पॉसिबल है, और वैश्वीकरण बढ़ा तो तुम्हारी पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है, इस पारस्परिक निर्भरता के लिए जरूरी है यूएनओ का होना। जैसे जैसे पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, यूएनओ का कद भी बढ़ता चला जाएगा, इसके पास भी काम ज्यादा हो जाएगा, और इसको मानने वाले देशों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। अब बेटा उम्मीद यही है मेरी कि आप लोगों को शायद ये चैप्टर पूरा बहुत बढ़िया से समझ में आ गया हो। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को मैं हर एक पॉइंट बहुत बढ़िया से अपने पूरे 100% डिवोशन के साथ समझाऊं। इसके लिए भरपूर प्रयास भी किया था, और शायद ये प्रयास मेरा सफल भी हो जाएगा आप लोग जब इसको वीडियो को देखोगे। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच।